और कैसे हैं सब? रावत परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं वीएम उनका। आज का जो क्लास है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, सचिवालय या लेखपाल किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अभी हम क्लास में आ रहे हैं तो मेरे एक स्टाफ ने बोला कि सर मैं रावत को नहीं छोड़ दूँ, रावत से मुझे कोई निकाल नहीं सकता। मैंने बोला अच्छा भाई, मैंने निकाल दिया तो बोला याचना नहीं रन हो, जीवन जय या मरण हो। मुझे हंसी लग गया और मुझे अच्छा भी लगा। अच्छा इस बात का लगा कि उससे रश्मि रथी के कुछ शब्द का ज्ञान, ये प्रसंग जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन की सभा में बहुत समझाने के बाद जब शरीर माना कि नहीं हम तो युद्ध करेंगे, भगवान की तरफ से ये प्रस्तुत किया गया था कि कुछ नहीं तो मुझे सावधान ही दे दो। लेकिन उसने बोला कि नहीं, मैं तो युद्ध करेंगे, जो जीता उसका। और फिर उसने लास्ट में माधव बोले कि अब याचना नहीं करूंगा, जीवन जय या मरण। आज से कभी भी फ्री टाइम में हूँ तो नॉवेल पढ़ता है। मुझे लगता है कि क्या पढ़े, कंफ्यूज हो रहे हैं, ये पढ़े वो पढ़े। उस टाइम कुछ कुछ नॉवेल्स पढ़े, जैसे रश्मि रथी हो गया, चाणक्य हो गया। आप पढ़ोगे वो क्या है, नाम आजकल जो बहुत ही प्रचलित है, गुनाहों के दिल। तो आपके दिमाग में सिर्फ चंदर ही याद आएगा। ऐसे चीजें पढ़ कीजिए जो आपके एग्जाम के लिए, आपके मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए आपके लिए बेहतरीन सा। ठीक है, चलिए क्लास में स्टार्ट करते हैं। महाजनपद। महाजनपद क्या है, मैंने आपको पिछले क्लास में जब पढ़ाया था तो कि जन यानी जन्म हो गया था, यानी कि कबीला, छोटा सा समूह, पंचायत लेवल का मामला था, गांव लेवल का मामला था, और कुछ गांव मिलके बने थे जनपद। ठीक है, कुछ गांव बन के क्या बनते, जनपद, जिसको हम बोलते थे जिला। और बहुत सारे जनपद मिलके बने महाजनपद, यानी कि राज्य, आज के समय में राज्य। तो उस कालखंड में 16 प्रमुख महाजनपद हुए जो कि अपने नगरीकरण के लिए और अपने राजतंत्र के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। ठीक है, तो उसी के बेटे मान लीजिए, ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महाजनपद क्या है ये मैंने आपको बता दिया था। इससे पहले का जो प्रसंग है वह है कि प्रागैतिहासिक काल में हमने जो नवपाषाण के कालखंड पढ़े, पुनर्पाषाण के और मध्यपाषाण के, नवपाषाण के, उन्होंने हम लोग देखा था कि कैसे रोज को उठा पटक जिंदगी चली। धीरे धीरे आविष्कार हुए, चीजें हुई, फिर अचानक से हम लोग फिर जब ताम्रपाषाण में गए कि अच्छा अच्छा आप तो धातु की खोज हो गई, बड़ी खुशी हुई। चलो, मतलब कि इतना बहुत आ गया था कि लोग अब धातु की खोज कर। फिर हम लोग जैसे ही कालखंड में आगे बढ़े, हड़प्पा, उस हड़प्पा काल को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता का भी नाम दिया, है ना, दिए थे ना। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों दिए थे? क्योंकि उस समय मानव का बहुत ही इस लेवल का विकास हो गया था कि अब तांबा और टीन मिला के कांसे का निर्माण हो रहा था। बात ये नहीं कि आज के समय में मैं लगा करके अरे कैसे की बात हो गई, कांसा ही तो है, हम तो हर घर में देखते हैं, हमारे घर में बहुत सारे कांसे क्यों बनते हैं। और आप सोच के देखो, कोई एक चीज जो कि एग्जिस्टिंग नहीं कर रहा है, और उस हजारों साल पहले जहाँ पे झोपड़ी झोपड़ियों में लोग रहते थे, कबीलाई समुदाय, और लोगों का इस लेवल का धीरे धीरे बौद्ध का विकास हो रहा है कि लोग एक धातु में दूसरे धातु को मिला के और तीसरे धातु का निर्माण कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि ये दी बेस्ट है ना। तो आज के समय में हमें तो ये लगेगा कि बहुत ही सरल है, लेकिन उस कालखंड में आप जाकर सोचोगे तो लगेगा कि यार ये कितना कठिन जीवन है।
और लोग कैसे अपने हौसले को बढ़ाए रखे और चीजों को करते रहे। इसलिए अच्छा ये नहीं, फिर इतने विकास के बाद में कुछ प्रारंभिक चीजें धीरे धीरे होगी और आकस्मिक बोलो या अचानक से बोलो, दोनों इतिहासकार दोनों पर छपने अपने, वो पूरा का पूरा नगरीकरण व्यवस्था खत्म हो गया। ठीक है, एक तरह का रिविजन भी हो गया जो मैंने। जब वो पूरी नगरीकरण व्यवस्था खत्म हो गई तो फिर हम लोग आए ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक काल में हम लोग पढ़े कि फिर से मानो वो बस्तियां, वो कबीलाई समाज, वो चीजें, खास उसकी फिर से झोपड़ियां, राजा तो है पर उसका राजा नाम मत रखा, वो चीजों वो लोगों से परामर्श ले रहा है, बताओ अगला डिसीजन हम क्या लेंगे। अगर कोई यही नहीं, अगर वो उस कबीले पे किसी दूसरे कबीले का आक्रमण हो रहा तो राजा सबसे पहले खड़ा हो रहा है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी कितनी तगड़ी होगी, तो खुद को कितना रिस्पॉन्सिबल समझता होगा कि अगर हम राजा हैं तो मेरे प्रजा की हित को देख रेख करना ये मेरा फर्ज है ना। वो चरणबद्ध तरीके से विकास का काल फिर हम लोग फिर से पढ़ना शुरू किए। कब? ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल में जब पढ़ना शुरू किए तो फिर हम लोग उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में देखे कि ऋग्वैदिक काल में तो सिर्फ पशुपालन था और छोटा मोटा जौ का साक्ष्य मिला। और ऋग्वैदिक काल जब उत्तर वैदिक काल में गए तो फिर क्या देखे कि कृषि का विकास अपने चरम अवस्था पे धीरे धीरे उस लेवल पे बढ़ रहा है ना। कंसेप्ट एक तरह से रिविजन। आप पूछोगे कि सर ये आप पीछे से मतलब ये सारी चीजें तो बढ़ा रखा हूँ, आप ये क्यों बोले? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई आप कितना भी चीजें समस्या आए तो आप हौसला मत, ठीक है। एक धुरंधर मूवी आई थी ना, उसमें एक डायलॉग था, उसमें जो आर माधवन माननीय, मैं तो प्रधानमंत्री से मिलना चाहूँ या ना चाहूँ पर एक बार तो तमन्ना है कि मैं श्रीमान माननीय जितने भी संबोधन लगा कब अजय डोभाल से मिले। उनका एक था कि समय की बहुत अच्छी बात है, ये बदलता जरूर। तो अभी हम कश्मीर अति का बात की, उसी में एक लाइन, जब भी हम हतोत्साहित होते हैं, जब भी लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, इसको हम बार बार दोहरा। आप भी ऐसा कुछ लाइन खोजिए अपने लाइफ में कि जब भी आप वैसे हतोत्साहित महसूस करें उस लाइन को जरूर दोहराएं। वो क्या है? वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, है ना। पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखते आगे क्या। सौभाग्य हर दिन नहीं सोता। अगर आप लगे उस चीज को लेकर तो फिर एक ना एक दिन वो सफलता आपकी कदम जरूर चुने। तो खुद पे भरोसा रखिए, उस प्रोसेस पे भरोसा रखिए, और अगर कहीं डिफिकल्टीज आ रही है तो आप रास्ता बदलने की कोशिश करो, ट्राई करते हो, ठीक है। वो पांडव थे, वो तो चाहते हैं, उनके साथ माधव थे, वो चाहते तो क्या नहीं करते, पर एक सही समय का इंतजार। तो अच्छा ठीक है, देखते हैं। और फाइनली वो आया है वो समय जब हस्तिनापुर के राजा महाराज महाराजा धीराज युधिष्ठिर बने। तो बहुत सारी चीजें आप ऐसे ऐसे जब नॉवेल्स पढ़ोगे तो लगेगा कि अरे वाह, मतलब लगेगा क्या है, ठीक है सब है ना। जिंदगी को जीतने के बराबर लगेगा हारने के बाद में, ठीक है। चलिए, तो ये एक तरह से इस मोटिवेशनल स्पीच से के माध्यम से हम तो आपका पूरा रिविजन करवा दिए, ठीक है। मेरा एक ही मोटिव हमेशा रहता है, और पता है क्या कि इतिहास को आपका हम बचपन का प्यार बना, बचपन का प्यार कहाँ फेमस होगा, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना है। वो बचपन का प्यार आपका इतिहास हो जाना चाहिए कि जब भी आप पढ़ो अरे ये तो पता है,
इसे तो मैं नींद में भी बता सकता हूँ कि ताम्र पाषाण काल क्या था, प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक कालखंड क्या था, ये सारी चीजें। फिर ऐसे ही जब हम पॉलिटी पढ़ाएंगे, जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो आपके सारे डर भय सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एकदम बेफिक्र रहा कीजिए, है ना। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं महाजनपद का। महाजनपद आज के समय में राज्य वाला दर्जा। ठीक है, तो महाजनपद काल का उल्लेख जो है वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, महा अंगुत्तर निकाय और अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में इसका जिक्र मिलता है। ये बौद्ध ग्रंथ। जैन ग्रंथ में क्या मिलता है? जैन ग्रंथ में आपको भगवती सूत्र में इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, आपको याद है पिछले क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास जब हम लिए थे उसमें बताए थे कि बौद्ध ग्रंथ ये है और जैन ग्रंथ ये है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिविजन नहीं कर रहे हो। चलिए हम तो ऐसे ही पूछ रहे, बताइए तो दो जैन ग्रंथ कौन कौन है? भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, परिशिष्ट पर्व, ठीक है, और भद्रबाहु चरित। ये कौन से ग्रंथ है? जैन ग्रंथ। ये सब कभी कभार पूछा जाता है, एक बार रिविजन कर लिया, छोटा मोटा साइनोप्सिस बनाया, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एक ग्रंथ ही बनाती। पूरा एक सीरीज जो हम पढ़ाते हैं उसका एक पन्ने में साइनोप्सिस होना चाहिए, और चलते उठते बैठते एक बार तो सब कुछ देखना है। और ये जो हम कहानियां बताते उस कहानियों को भी याद दिमाग में आपका सेट हो जाएगा। और इतिहास तो आप लाइक बच्चों के खेल, बचपन का प्यार मिल ही जाएगा आपको दोबारा। वो बचपन का प्यार मिला जाना मिला, इसको अगर आपने बना लिया तो ये प्यार तो कब मिलेगा, और एग्जाम के लिए आपको बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो महाजनपद का जो उल्लेख है वो अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में इसका कल्पना। ठीक है, महाजनपद के दौरान हम देखेंगे कि 16 बड़े महाजनपद कितने हुए? 16 ऐसे महान महाजनपद भी जो बहुत ही शक्तिशाली। लेकिन इतिहासकारों का मानना यह है कि उसमें से मगध, कौशल, वत्स और अवंती सबसे ज्यादा शक्तिशाली। कौन कौन से थे? मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कि 16 महाजनपद अभी के समय में कौन कौन से जिले में, कौन कौन से राज्य में थे, और उनका मतलब एरिया कहां तक फैला हुआ। ठीक है, वहां की कुछ खास बातें भी पढ़ेंगे कि वहां ऐसा क्या स्पेशल था। ठीक है, लेकिन ये हमने 4 बताया कि मगध, कौशल, वत्स और अवंती। अवंती जो था वो शुरुआती दौर में बहुत शक्तिशाली, लेकिन अंत तो गतवा मगध साम्राज्य जो है वो सबसे शक्तिशाली निखर गया है। अच्छा पूछोगे कि भाई बहुत मतलब मगध में ऐसा क्या था, मगध में ऐसा क्या था कि वो बहुत शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली हो गया बाद में। तो मगध साम्राज्य के बहुत शक्तिशाली होने का, किसी भी राज्य या देश के सबसे शक्तिशाली होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? अर्थ। ठीक है, उसके मतलब उसके पास कितना धन है। ये आपके लाइफ में भी हो, आप कितने, आपसे तो आप क्या करते हो, आपसे ये नहीं पूछना कि आप क्या करते हो शिक्षण तक, वो ये बताना चाह रहा है कि आपको कितना हम इज्जत देंगे, है ना। उस हिसाब से पूछता है कि आप क्या करते हो। अगर आप बोलोगे हम IAS ऑफिसर, उस हिसाब से इज्जत मिलेगा। हम बोलोगे कि नहीं हम तो बस मतलब एक कलम का जॉब करते हैं, तो फिर उस हिसाब से वो इज्जत देगा। लोग आपसे हालचाल पूछते यही इसीलिए कि आपको कितना इज्जत दिया जाए, इसलिए अपना ग्राफ हमेशा बढ़ाते रहे। आज अगर आपका सिलेक्शन सचिवालय में हुआ है तो कल DSP बनने का सोचिए, DSP के बाद फिर IAS बनने का सोचिए। उसको मतलब अपडेट करते रहिए,
ज्ञान से, शक्ति से, हर चीज से। ठीक है, तो ये जो सबसे स्ट्रॉन्ग हुए, आप ध्यान रखना, मैं जो जो ये पॉइंट्स बता रहा हूँ कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य महाजनपद कौन कौन हुए, मगध, वत्स और अवंती और कौशल। मगध, कौशल, वत्स और अवंती। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना। अभी जैसे ट्रम्प क्या है, ट्रम्प भाई साहब जो है ना चीजा, वो कुछ अलग लेवल के सीने छोड़ करके घूम रहे हैं। सिर्फ अमेरिका में ये हाल नहीं, पूरे अमेरिकी संविधान, बिल क्लिंटन से लेके, मतलब कि अब्राहम लिंकन से लेके हर कोई यही बात बोलते हैं कि भाई साहब, पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी हमने सिखा कि राजतंत्र प्रजातंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या, पूरी दुनिया को हमने सिखाया। अरे चचा जान, आप क्या सिखाओगे? हमारे साल, हमारे देश, भारत देश 600 BC के आसपास में जब ये इन महाजनपद का उदय हुआ, तो दो ऐसे महाजनपद थे जो कि डेमोक्रेटिक थे। दो महाजनपद डेमोक्रेटिक थे, बाकी सारे राजतंत्र वाले। ठीक है, तो वो दो कौन से थे, ये अक्सर एग्जाम में पूछ देता सवाल। और वो दो जो थे वो थे वज्जी और मल। वज्जी जो है वज्जी जो है वो वैशाली, यानी कि बिहार, बिहार और यूपी वालों को तो प्राउड फील करना चाहिए। तो वज्जी और मल, मल कहाँ था, कुशीनगर। कुशीनगर, ये वही कुशीनगर है जहां पे भगवान बुद्ध अपना अंतिम सांस लिया। और मल, वही मल यानी कि वैशाली वाला एरिया जहां पे महावीर का, भगवान महावीर का जन्म हुआ। ठीक है, तो बिहार और यूपी पूरी दुनिया को सबसे पहले डेमोक्रेसी का ज्ञान, क्या दी, ज्ञान दी। तो कुछ डेमोक्रेसी सिखाओगे, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ठीक है, चलिए आवाज आ रही है ना सही से? ठीक, चलिए। तो डेमोक्रेसी, दो डेमोक्रेटिक महाजनपद हुए, एक वज्जी और दूसरा मल। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि दक्षिण भारत के, केवल दक्षिण भारत में जब बहुत सारे आंदोलन हुए, उसमें जब हम लोग संगम साहित्य पढ़ेंगे उसमें दक्षिण भारत को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। पर केवल एक ही महाजनपद हुआ जो कि कहाँ पे, दक्षिण भारत में हुआ, और उसका नाम था अस्मत। अस्मत गोदावरी नदी के तट पे हुआ, जो कि महाराष्ट्र वाले एरिया में। ठीक है, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में केवल एक ही महाजनपद हुआ जिसका नाम अस्मत। ठीक है, ये अभी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट्स हम आपको बताए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही। तो हम लोग अब शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि 16 महाजनपद कौन हुए और उनकी राजधानी क्या है थी, और उनका वर्तमान स्थिति, उसका वर्तमान जो सिटी है, शहर है, वो भी कौन सा। ठीक है, ये भी देखेंगे कि अभी अब मैंने बोला कि अस्मक जो है वो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत का एकलौता महाजनपद था। वहां पे इक्ष्वाकु वंश का मतलब गढ़ था। हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इक्ष्वाकु वंश कब उसका उदय हुआ और इक्ष्वाकु वंश के कौन कौन से शासक हुए। चाहे तो हम मगध साम्राज्य की बात जब करेंगे तो मगध साम्राज्य में भी पढ़ेंगे, फिर हम जब अवंती की बात करेंगे तो अवंती में भी बात करेंगे। इसका पूर्वी और पश्चिमी भाग में कौन कौन से दो राजधानी थी। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें महिष्मती, महिष्मती साम्राज्य वो बाहुबली वाला में, महिष्मती और उज्जैन, उज्जैन महाकाल, ये दो उसके राजधानी हुई थी। हर चीज को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे हम हर बार एक ही चीज आपको बोलते हैं, हमारे शुरू का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होता है उसको थोड़ा ध्यान से सुना कीजिए।
और लगभग पूरे क्लास का एक सार हम इसी इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं। ठीक है जी, चलिए हम शुरू करें। हम शुरू करते हैं महाजनपद। महाजनपद में हम लोग एक ये मैप है, ज्योग्राफिकल मैप है, आपको पॉलिटिकल मैप के थ्रू भी बता देंगे। पर ये जो शारीरिक लो, हाँ, एग्जाम में कभी कभी आप जब पीसीएस का एग्जाम दोगे तो एक सवाल आपसे पूछता है क्या कि नॉर्थ से लेकर साउथ के क्रम में कौन से महाजनपद पहले आता है। ठीक है, ये सवाल पूछता है हर बार। तो जैसे कि हम अगर बात करें कंबोज, हम बात किसकी कर रहे हैं, कंबोज महाजनपद। तो कंबोज हो, ठीक है, कंबोज हुआ, गांधार हुआ, और हस्तिनापुर, पांचाल, कौशल, मल्ल, विजय, काशी, ये सारे जो महाजनपद है 16, ये ज्योग्राफिकल एरिया, ये हमने बताया था कि इसमें गलत लिखा है, अस्मक जो है, अस्मक दक्षिण भारत। ठीक है, तो हम लोग डिटेल्स में इसको समझे, है ना। हम लोग डिटेल्स में थोड़ा सा चले। तो पहला जो महाजनपद हुआ, पहला वो है गांधार। गांधार महाजनपद कहाँ है, तक्षशिला। ये अब कहाँ पे आ गया, ये पाकिस्तान वाले एरिया में। ठीक है, रावलपिंडी पाकिस्तान। ठीक है, गांधार की राजधानी तक्षशिला। उस कालखंड के दो सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज में तक्षशिला और एक नालंदा। ठीक है, गांधार। दूसरा है कंबोज। कंबोज की राजधानी आटक या राजपुर। ठीक है, ये कहां पे है, ये पीओके वाले एरिया में आ जाता है। कहां पे आ जाता है, पीओके वाले एरिया। ठीक है, कुरु। कुरु, ये आप एक चीज देखिएगा कि तक्षशिला जो है ना, वो व्यापार में बहुत ही माहिर थी, व्यापार में बहुत माहिर। कौन सा एरिया, गांधार वाला। और कंबोज जो 6 एरिया है, पीओके वाला एरिया जो है, इसमें उस कालखंड में घोड़ों की सबसे उत्तम किस्म मिलती थी, एकदम प्रीमियम ब्रीड, उत्तम किस्म के घोड़े वही होते थे। कहाँ पे, कंबोज वाला एरिया। ठीक है, अब बात करते हैं कुरु की। तो कुरु की राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ या इसको हस्तिनापुर भी बोलते। ठीक है, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ रानी हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। ये कौन सा एरिया था, ये आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा। ऐसा इतिहासकार मानते, और आज भी हम भी मानते हैं, इतिहासकार भी मानते थे उस टाइम, और हम भी मानते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो बाहुबल और बौद्ध में बहुत आगे थे। बाहुबल तो है, आपको क्या नाम हो हमारे कॉमेडियन में, क्या, हाँ, अनुराग सिंह बस्सी। वो बोलते हैं कि आप जब मेरठ जाओगे, मैं नहीं बोल रहा, कोई विवाद मत खड़ा होगा, वो नहीं, जब आप मेरठ जाओगे आपके पेपर में नाम होगा। क्यों, क्योंकि आदमी उसके बाद वापिस नहीं आता ना, उसके नाम पेपर में ही आता है। ठीक, दबंग गई, मतलब बाहुबल भरा हुआ है पूरा, मैं कहाँ दिखाया था। ठीक है, इतिहास में जब आप लोग ये भी पढ़ोगे ना कि ये राजस्थान, पंजाब, इधर वाला जो एरिया है, वो हमेशा युद्ध क्यों करते हैं, मतलब इस टाइप से एग्रेसिव क्यों होते हैं, भाई एग्रेसिव होते हैं क्योंकि उसके पूर्वज हजारों साल से युद्ध करते आए, उनके जीन में, जेनेटिक में है कि वो युद्ध से पीछे नहीं आ रहे।
जब भी देश में विपदा आती है सबसे पहले वही खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो दिल्ली, मेरठ और हरियाणा, ये हरियाणा, हरियाणा तो हरियाणा, इसकी बात ये मेरे बहुत सारे मित्र हरियाणा से हैं, उनका तो मजेदार ही होता है। एक बस की यात्रा कर रहे थे हम लोग, तो उसमें से एक लेडी लोग बैठे थे, तो वो एक लेडी आई, तो वो बोली कि जरा सा खिसक जाओ, तो खिसक गया थोड़ा सा, फिर से उसने बोला कि थोड़ा और खिसक जाओ, थोड़ा खिसक गया। वो लेडी ने तीसरी बार बोल दिया, अरे भाई साहब थोड़ा और खिसक जाओ। इसने अपने पेशेंस खो दिया, अब क्या बोलते हैं, अब क्या दिल्ली छोड़ दूं। इनकी जो मतलब मिठास वाली बातें हैं, तो आपको ऐसा लगे कि आपको धमकाया जाए, मतलब धमकाया नहीं होता है। जहाँ थानेदार भी सेफ रहा है, थाने में हमारे कभी हमारे पर्यटन। चलिए मत्स्य की बात करते हैं। तो मत्स्य कहाँ पे है? मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। और विराटनगर की एक खास बात क्या थी कि इसको विराट नामक एक शासक ने बसाया था, इसलिए इसका नाम विराटनगर पड़ा। और जयपुर, अलवर और के आसपास वाला एरिया कौन सा था? मत्स्य। ठीक है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर कहाँ पे है? राजस्थान। चलिए, फिर है सुरसेन। आप अच्छा मैं दिखा हाँ, मैं नॉर्थ से नीचे साउथ की ओर आ रहा हूं, है ना। तो मैं हमने पहले कहाँ देखा? पहले देखा वो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद देखा पीओके वाला एरिया, ठीक है। फिर हम आए मेरठ, दिल्ली के आसपास हरियाणा वाला एरिया, और फिर हम देख रहे हैं कौन सा एरिया नीचे? राजस्थान वाला एरिया, ठीक है। नॉर्थ से साउथ कर्म में आ रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, तो सुरसेन की बात करेंगे तो सुरसेन मथुरा, ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पे किसका शासन था? यदु वंशियों का शासन, यहीं से था कंस, जिनका वो हमारे माधव के मामा जी, ठीक है। ये यहाँ पे मथुरा में यदुवंशियों का शासन, ठीक है। अब हम बात करते हैं पांचाल। पांचाल का कापिल्य या अहिच्छत्र इसकी राजधानी थी, जो कि रुहेलखंड यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी है, ठीक है। अहिच्छत्र या कापिल्य, ठीक है, वो कौन सा है? पांचाल। पांचाल अभी मतलब कि अभी के सिचुएशन में आप रोहिलखंड आप समझ जाओ कि बदायूं फरुखाबाद वाला जो एरिया है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ जाए। बात फिर हम करते हैं कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और ये कहाँ पे है अभी के समय में? अवध, फैजाबाद वाला एरिया में। कहाँ पे है? अवध, फैजाबाद, ठीक है। तो हम लोग कौशल पढ़ लिए। कौशल श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जो कि फैजाबाद वाले फैजाबाद था, लेकिन ये फैजाबाद तो पहले नाम था, अब तो नाम अयोध्या है ना। अयोध्या, रामनगरी अयोध्या, यूपी। फिर बात आती है मल। क्या है? मल। मल की राजधानी क्या थी? कुशावती या कुशीनगर। कुशीनगर या कुशावती। कुशीनगर के बारे में अभी हम क्या बोले थे? ये वही कुशीनगर है जहां पे बुद्ध के ने अपना महापरिनिर्वाण किया था। महापरिनिर्वाण, बौद्ध के हिसाब से वो बोलते हैं, पर वो मुझे तो नहीं लिखना चाहिए, पर हाँ, महापरिनिर्वाण, परिनिर्वाण मतलब मृत्यु,
ठीक है, उनका अंतिम सांस वही कुशीनगर में हुआ। ठीक है, तो हम लोग देखें सुसेन, पांचाल, कौशल और मल्ल। आप ये 16 महाजनपद को लिख के रखें एक जगह कहीं, इसके राज्य और राजधानी और प्रेजेंट उसके जो सिटी है वो, उसका मैं तो आपको भेज दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सारी पीडीएफ आपको वहीं पे भेज देंगे, एरावत द माइटी, है ना। आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा, आप उसमें सारा पीडीएफ जो होगा प्रिंट आउट निकाल लेना, या तो खुद से लिखना और साइड में लिंक चिपका देना जहाँ पे आप पढ़ते हो या सुनते हो। ठीक है, अब बात आती है वज्जी महाजनपद। तो वज्जी महाजनपद जो है वो वज्जी महाजनपद की जो राजधानी है वो है विदेह या वैशाली। वज्जी महाजनपद की जो राजधानी है वो है वैशाली या विदेह, क्या इसमें नहीं, ठीक है। वज्जी महाजनपद की जो राजधानी है वह है वैशाली या विदेह। ये वैशाली बिहार वाली, वैशाली बिहार वाली एरिया, ठीक है। ये वैशाली का भी हम जिक्र किए थे। ये क्या था, ये वही जगह है जहां पे महावीर का जन्म स्थान है ना। ठीक, चलिए, तो वज्जी का जो हम जिक्र किए, हाँ, तो वज्जी का जो हम जिक्र किए वो यहाँ पे वैशाली में एक बात है, एक बहुत ही अच्छी बात है वैशाली की, कि वज्जी जो है उसको लगभग मतलब कि वैशाली या तो फिर आप पावापुरी के में भी इसके कुछ साम्राज्य फैले थे। ये वही पावापुरी है, आप लोग तो बिहार के जो होंगे वो नाम सुने होंगे, पावापुरी। ये पावापुरी में बहुत ही धार्मिक स्थान है। पावापुरी कभी तो गए, पावापुरी बहुत ही धार्मिक स्थान है। पावापुरी का ऐसा मानना है कि ये राजगीर के पास है, जो कि वहां एक सबसे फेमस यूनिवर्सिटी का भी है, नालंदा। कहाँ पे है, राजगीर। ठीक है, अब बात करते हैं चेदी। चेदी की राजधानी थी सुप्तिमती। ये कहाँ पे है, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश। ठीक है, कुछ कुछ इलाका यूपी का भी आ जाता है। बुंदेलखंड, यहाँ से बुंदेलखंड की दूरी की 4 दिन, एक दिन में तय करें, ये नामुमकिन। चीते की चाल बाज की नजर, और बाजीराव के वार पे संदेह नहीं कर। बाजीराव एक्चुअली में वैसे थे, पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में मजेदार तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे बाजीराव के बारे में, मराठा शासक कैसे थे, उनके विस्तार, उनका निर्माण, उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारी भूमिकाएं पढ़ेंगे। बुंदेलखंड, यही से थी ना वो मस्तानी, मस्तानी आपको पता है। चलिए, मगध। मगध के बारे में तो आप लोग कभी ना कभी सुने ही होंगे। ये वही मगध है जहां पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, और इसके बहुत सारे धुरंधर 1, धुरंधर 2, धुरंधर 3 जैसे बहुत ऐसे शासक आए। चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर उसका बिंदुसार आए, सम्राट अशोक आए। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि सम्राट की उपाधियां उत्तर वैदिक काल में सब कुछ उपाधियां उनके बाहुबल की वजह से उनको मिलने लगा था, जिसमें सम्राट, याद है ना। हाँ, तो सम्राट अशोक जैसे धुरंधर आए, ठीक है, उसमें अगर मूवी बनता बना जाए कितना सीरीज बन जाए। तो उसका जो मगध का था वो पाटलिपुत्र, पटना वाला जो इलाका है वो मगध साम्राज्य का गढ़।
अभी आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि मगध साम्राज्य जो है वो इतना फला फूला कैसे। देखिए उसके कभी कभी आप इससे इंटरव्यू देने गए और आपसे अचानक से सवाल पूछते कि मगध साम्राज्य के तुम सारे महाजनपद मिलते शक्तिशाली क्यों हो? तो सबसे है कि एक कुशल नेतृत्व, एक कहावत है, कहावत नहीं है, सॉरी, अजीत डोभाल सरकार एक लाइन है कि मुझे 100 शेर का नेतृत्व अगर एक भेड़ कर तो मुझे उसे कभी डर ही नहीं लगता। 100 शेर का नेतृत्व अगर एक भेड़ कर रहा है तो मुझे उस बात से कभी डर ही नहीं लगता। अगर 100 भेड़ का नेतृत्व एक शेर कर रहा है तो मुझे बहुत डर लगता है ना। इस चीज को बहुत बड़े मजेदार चीज है। तो वैसे कि बाकी सारे शासक अच्छे थे लेकिन मगध में लकीली ऐसे ऐसे शासक हुए जो जिनका नेतृत्व तो बहुत ही बेजोड़ था, मतलब गुड था। और दूसरी बात ये थी कि उनके पास जो रिसोर्स थे वो बड़े मजेदार। रिसोर्स क्या थे? वो गंगा का जो उपजाऊ क्षेत्र है मगध वाला, पटना से होकर गंगा नदी बहती है ना, तो पटना का वो जो उपजाऊ जमीन था वहां पे कृषि कृषि मतलब कि एकदम भरपूर होता था। खाने पीने की दिक्कत नहीं, चीजों की दिक्कत नहीं, उपजाऊ एकदम अत्यधिक होता। और दूसरी बात, झारखंड और बिहार जब एक था तो झारखंड से इन्हें क्या मिल जाता था? लोहा। ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े हो ना, तो झारखंड से लोहा, फिर इन्हें अस्त्र शस्त्र बाकी चीजें बनाने के लिए मतलब किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होता। तो लोहा वहां से मिल गया और कृषि जो प्रधान था, कृषि प्रधान था शासन, कृषि जो है वो अत्यधिक मात्रा में यहाँ से हो जाए। इससे क्या है कि पूरा का पूरा साम्राज्य इन 3 पॉइंट्स पे एकदम फूल फल गए और अंततः मगध साम्राज्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक होगा, मौर्य साम्राज्य। मगध में जिनका उदय हुआ मौर्य साम्राज्य, और उसमें हम लोग चरणबद्ध तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग उनके जो गुरु थे चाणक्य, फिर चंद्रगुप्त के बाद जो शासक आए वो क्रमबद्ध तरीके से हम लोग पढ़ेंगे उसको। ठीक है, अब आते हैं काशी। काशी को ऐसा मानते हैं कि काशी जो है वो पूरे के पूरे सभ्यता का सबसे पुराना कोई शहर है तो वो है काशी। ठीक है, आध्यात्मिक तौर पर आप देखोगे तो ये बोलते हैं कि काशी जो है वो भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पे विराजमान है। फिर इसकी दृष्टि भी खत्म हो जाएगी तो ये काशी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये अध्यात्म दृष्टिकोण है। लेकिन काशी जो है, काशी वो सबसे प्राचीन शहर। ठीक है, इसकी राजधानी थी वाराणसी। कहाँ थी? वाराणसी। और ये वाराणसी तो आपको पता है उत्तर प्रदेश। अब बात आती है वत्स की। वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी ये प्रयागराज, पहले नाम था इलाहाबाद। यहीं पे है ना त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। ठीक है, अब बात आती है अंग की। अंग कहाँ है? अंग की राजधानी चंपा। ये कहाँ पे है? भागलपुर, मुंगेर, ये पूर्वी बिहार में। भागलपुर से जो होंगे उन्हें पता हो कि वहां पे सिल्क साड़ी उस कालखंड में बहुत ही फेमस था। सिल्क साड़ी, ठीक है, कहाँ पे? वो नहीं, अभी भी कहते हैं कि भगलपुरिया सिल्क साड़ी। वहां का सिल्क साड़ी जो है वो पूरे मतलब उस अभी भी बहुत ही फेमस है। उस हर जगह पे फेमस है भागलपुरी का सिल्क साड़ी। और बनारस का वो बनारसी साड़ी। अवंती, अवंती की बात अभी हम लोग कर रहे थे कि अवंती जो है वो इसके 2 पार्ट हुए थे अवंती के। सॉरी,
इसका जो दो पार्ट हुआ, उज्जैन और माहिष्मति, तो इसके जो साउथ वाला पार्ट था वो था उज्जैन वाला। ये कौन सा पार्ट था? साउथ वाला। और ये था नॉर्थ वाला। इसके दो राजधानी थे, उज्जैन और माहिष्मति। ये मालवा, कहाँ पे? मध्य प्रदेश, है ना। बात आई मध्य प्रदेश में, सवाल, मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा जगह है जो कि अपने गुफा चित्रों के लिए फेमस है? और वो जगह कहाँ पे है, पता है आपको? पढ़े हैं पिछले सब, पिछले क्लास में। और एक ऐसा चीज, मतलब ऐसा चीज छोड़ो, आप आग, आग की खोज मध्य प्रदेश में ही किस जगह पे उसका साक्ष्य मिला है, याद है? भूल गए सब? चलिए, अस्मक लास्ट है, 16 महाजनपद अस्मक। अस्मक के बारे में हम क्या बात कर रहे थे कि अस्मक एक ऐसा एक महाजनपद हुआ जो साउथ इंडिया का इकलौता महाजनपद क्या था? अस्मक, है ना। और अस्मक की राजधानी जो थी वो क्या थी? अस्मक की राजधानी कौन सी थी? अस्मक की राजधानी, अस्मक की राजधानी पोतन या पोतली। अस्मक की राजधानी कहाँ थी? पोतन या पोतली, ठीक है। ये कहाँ पे है? गोदावरी नदी के तट पे। अभी का जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र के साउदर्न रीजन में ये, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा 16 महाजनपद तो हो गया, लेकिन कमेंट में आप, मैं क्वेश्चन आंसर अभी कराऊं या कमेंट में मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, उसको कमेंट में आंसर लिखो, ठीक है। 1 2 कर, या फिर कुछ सवाल जवाब हो जाए। चलिए क्वेश्चन दे दूं, आज क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, ठीक है। चलिए ठीक, शुरू कर। तो बताइए, एक दो कर देते, एक दो कर देते हैं, बाकी जो है आप उसको लिखना। मतलब कभी ऐसे आंसर करने में शर्माओ, क्योंकि शर्माओगे ना तो फिर जब आप इंटरव्यू लेवल तक अगर पहुंचोगे तो फिर वहां पे मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब बोलने की शैली खत्म हो जाएगी, है ना। कब किसी और पे यू आर ब्यूटीफुल लिखने से अच्छा है पहला कहिए आंसर, दूसरा कहिए आंसर, तीसरा कहिए आंसर, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे आज हमारे जो मित्र है, मेरे सखा, मेरे साथ, उन्होंने बोला कि यहाँ चुनाव नहीं है, मरण होगा, जीवन जय या मरण होगा, है ना। तो ऐसा ही प्यार चाहिए, और प्यार आपके साइड से कैसे मिलेगा? तो आपके थ्रू ऐसे ही प्यार मुझे आंसर दे, ठीक। चलिए, तो एक दो करते हैं। महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? विनय पिटक, अंगुत्तर सुत पिटक या महावंश? सही आंसर एक दो का हम बता रहे हैं, बाकी आप बता रहे। सही आंसर है अंगुत्तर निकाय, ठीक है। निम्न में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित है? ये पूछता भी एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर एग्जाम में पूछता है। आई थिंक सर पिछले बार जीपीएससी में ये सवाल है और यूपीएससी से, है ना। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट। अवंती, वत्स, अस्मक या कौशल? सही आंसर क्या होगा? अस्मक, ठीक है। जो गोदावरी नदी के तट पे है, वहां पे इक्ष्वाकु वंश का शासन था, ठीक। चलिए, गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी या कौशाम्बी? वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? निम्न में से कौन सा गणराज्य था? मगध, कौशल, मल या अवंती? वत्स महाजनपद की देख रहे हो, ये सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ठीक है। मैं टेस्टरी नहीं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ,
किस जनपद की राजधानी थी? कुरु, पांचाल, मत्स्य या सुरसेन? अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? अवंती जनपद की राजधानी क्या थी? इसके दो पार्ट थे, नॉर्थ और साउथ में कौन कौन सा था? ठीक है, एक उज्जैनी, एक माहिष्मती। अच्छा, मैंने तो इसके आंसर बता ही दिया आपको, पर ठीक है चलो। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित है? काशी, श्रावस्ती, कौशल, वाराणसी, मगध, पाटलिपुत्र, बच्ची या मथुरा? ठीक है, तो ये तो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन क्या है कि जब भी ये सवाल आप करो, से एक बार आप वीडियो देखें, उसके बाद तुरंत जवाब देने का ट्राई करें। ठीक है, या तो आप कमेंट भी नहीं करोगे तो कम से कम लीक करो पेपर में। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग एक बार टेंशन मोड में जाए, अच्छा इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, वरना तो आप ऐसे ही तो पीछे पेपर पलट कर देख सकते हो इसकी राजधानी क्या थी। ठीक है, चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल का जो हमारा सेशन होगा वो मौर्य साम्राज्य का होगा। मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए, नंद वंश, उससे पहले जो नंद वंश था उसकी खात्मा कैसे हुई, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य मिलकर कैसे एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जो कि पूरे के पूरे एक विशाल साम्राज्य की नींव रखे। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, चाहे एग्जाम चाहे डिबेट, हर जगह वो चीज आपको खूब काम आएगा। ठीक है जी, बिंदास रहिए, पेट फिट रहिए और भरोसा रखिए। ठीक है, चल आज के लिए बस यही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्ते।